नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बहुत ही करारा हमला बोला है और जाहिर है कि उससे चुनाव आयोग भी तिलमिला गया है, भारतीय जनता पार्टी भी तिलमिला गई है और नरेंद्र मोदी की सरकार भी बौखला गई है। इन तीनों की प्रतिक्रियाओं में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया इसमें खास तौर पर तवज्जो मांगती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चूंकि चुनाव हार गए हैं इसलिए वो अब चुनाव को चुरा लिए जाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अखबारों में एक लेख लिखा जिसमें साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए गए हैं और उसके बारे में बाकायदा 5 बिंदुवार ढंग से उन्होंने बताया कि कैसे 5 कदम हैं, 5 स्टेप हैं जिसके ज़रिए महाराष्ट्र के चुनाव का हरण किया गया, उन्हें चुरा लिया गया या लूट लिया गया। और उन 5 जो प्रश्न हैं, कदम भी हैं और प्रश्न भी हैं चुनाव आयोग से, उनके जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं, घुमा फिरा कर बात की है। और इसीलिए राहुल गांधी को दोबारा ये कहना पड़ा है कि आप संवैधानिक संस्था हैं, आप इधर उधर की बात ना करें, मध्यस्थों के ज़रिए इधर उधर के जवाब न दें, बल्कि सीधे तौर पर स्पष्ट करें जो सवाल हमने उठाए हैं उनके जवाब आपके पास क्या हैं। उनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। बिहार में एक शब्द चलता है थेथरई। ये थेथरई चुनाव आयोग पर बिल्कुल चस्पा हो गई है, उसका चरित्र बन गई है और यही चरित्र मोदी सरकार का भी है। वो भी थेथरई पर उतर आई है, बीजेपी भी थेथरई पर उतर आई है, क्योंकि राहुल गांधी तो बिल्कुल आंकड़ों को सामने रख कर बात कर रहे हैं। उन्होंने जो 5 स्टेप गिनाए हैं उनमें पहला स्टेप तो यही है कि आप चुनाव आयोग को ही इस तरह से गठित कर दीजिए जिससे वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा और सरकार के निर्देशों के हिसाब से चलेगा। अब चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होंगे उनका चयन अगर प्रधानमंत्री और उनके एक वरिष्ठ सहयोगी मंत्रिमंडल के रहेंगे तो नेता, अपोजिशन के नेता की हैसियत उसमें कुछ नहीं रह जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसका मेंबर होना चाहिए। खैर, तो पहला स्टेप तो यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग को ही अपने नियंत्रण में ले लिया है मोदी सरकार ने। तो चुनाव आयोग तो फिर पिंजरे में बंद तोता हो गया, वो तो उसी की ज़ुबान बोलेगा। इसके बाद आप देखिए कि वोटर लिस्ट में किस तरह से खेल किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि जो विपक्षी दलों के वोट हैं, कैसे मतदाता हैं, उनको कैसे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और फर्जी वोटर जोड़ दिए जाएं और वो लाखों की संख्या में जोड़ दिए जाएं जिससे चुनाव को प्रभावित किया जाए बड़े पैमाने पर। ये महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, उसके आंकड़े आ चुके हैं कि कितनी, लगभग 98 जो कंस्टिट्यूंसी हैं उनमें ये खेल किया गया कि, और वहाँ पर जहाँ भी इस तरह के वोट बढ़े हैं वहाँ बीजेपी जीती है। तो सीधा सीधा दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की वजहें क्या थी। फिर तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि कैसे जो मतदान का प्रतिशत है वो एकदम से बढ़ा दिया जाए और उसमें फर्जी वोटों की गुंजाइश, यानी मतदान 5 बजे के शाम 5 बजे तक होता है और अधिकांश उसके बाद का मतदान जो है उसमें बड़े पैमाने पर मतदान दिखा दिया जाता है। पिछले 4-5 चुनावों के आंकड़े आप देखिए कि जो प्रोविजनल डाटा वोटिंग का आता है उसमें बाद में जो फाइनल डाटा आता है उसमें 1 या 1.25% का फ़र्क आता है। लेकिन पिछली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ये बढ़कर करीब 7.5-8% हो गया। तो ये फ़र्क देखा जाना चाहिए। जो मैंने तीसरा पॉइंट बोला था कि फर्जी मतदाताओं को जोड़कर कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाता है, इसका एक आंकड़ा जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है वो ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में कुल 4-5 महीने का गैप था, उसमें 41 लाख वोट कैसे बढ़ गए। उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसके पहले भी वोटर्स की वोटर लिस्ट की रिवीजन हुआ है, लेकिन
4-5 महीने में क्या इतना फर्क आ जाता है? नहीं आता है। तो ये फर्जी मतदाता जोड़े गए थे, ये स्पष्ट है। फिर आता है अगला कदम कि आप जो उसके सबूत हैं वही नहीं देंगे। यानी एक मांग की गई थी कि जो 5 बजे के बाद मतदान हुआ है कुछ कंस्टिट्यूंसीज में जहां शक है, वहां पर वहां के जो वीडियो फुटेज हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। हाई कोर्ट के निर्देश भी आ गए कि ये उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने कानून में एक परिवर्तन कर दिया सरकार की मदद से, और वो भी फिर नहीं हो पाया। और इससे बड़ा तो खेल ईवीएम को लेकर चल ही रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि ईवीएम से कैसे घपले हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा इसमें नहीं उठाया है जो उन्हें उठाना चाहिए था। तो ईवीएम से वो कन्नी काट गए हैं। शायद ईवीएम को लेकर अभी भी वो दुविधा में है इसलिए, लेकिन उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए हैं वो पहले भी उठा चुके हैं, अब भी उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वही सवाल आप दोहराकर चुनाव आयोग की आत्मा को जगा सकते हैं? क्या मोदी सरकार इससे शर्मिंदा होगी, शर्मसार होगी और आगे ऐसा नहीं करेगी? राहुल गांधी की चिंता, अब महाराष्ट्र इलेक्शन तो वो गंवा चुके हैं, वो तो चुराया जा चुका है, लेकिन अब बिहार के चुनाव में भी यही दोहराया न जाए, क्या इसकी पेशबंदी राहुल गांधी कर रहे हैं? पहले से ही एक माहौल बना देना चाहते हैं ताकि चुनाव आयोग दबाव में रहे, बीजेपी दबाव में रहे, मोदी सरकार दबाव में रहे और स्थानीय प्रशासन भी दबाव में रहे। और इस तरह की जो धांधलियां हैं, जो एक तरह की इसको कहना चाहिए साइंटिफिक रिगिंग, यानी वैज्ञानिक तरह से धांधली करना, जिसमें मतदान केंद्र, मतदान बूथों को लूटा नहीं जा रहा है, यानी हमला करके वहाँ पर कुछ खेल नहीं हो रहा है उस तरह से, लेकिन पूरी प्रोसेस में इस तरह से धांधली की जा रही है जो लोगों को पकड़ में नहीं आती है। तो ये एक साइंटिफिक रिगिंग का जो मॉडल खोज लिया है बीजेपी ने, और शायद ये गुजरात मॉडल भी हो। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने इसे आजमाया हो, उनकी सरकार ने, फिर उनके बाद वाली जो उनकी सरकारें वहाँ हैं उन्होंने आजमाया हो, और अब वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग के ज़रिए इस तरह के प्रयोग कर रहे हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये साइंटिफिक रिगिंग का जो खेल चल रहा है उसको बिहार चुनाव में न आजमाया जाए, ये कोशिश राहुल गांधी की हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थेथरई एक शब्द है बिहार का, इतनी ढिठाई हो गई है चुनाव आयोग में कि इन प्रश्नों के जवाब तो उसने नहीं दिए, बल्कि उल्टे राहुल गांधी पर हमला कर दिया, और बीजेपी ने भी उन पर हमला कर दिया। तो ये तो बहुत साफ है कि राहुल गांधी के इस तरह से बार बार सवाल पूछे जाने से चुनाव आयोग नहीं बदलने वाला है, मोदी सरकार नहीं बदलने वाली है। वो ये करती रहेगी अगर उस पर और दबाव न बनाया गया और निगरानी न रखी गई और विपक्षी दल अपनी और ज़्यादा तैयारी के साथ चुनाव मैदान में न उतरे। मसलन ये जो 5 स्टेप बताए हैं, उन 5 स्टेप्स पर राहुल गांधी को, अपनी पार्टी को और अपनी सहयोगी दलों को तैयार करना पड़ेगा। बिहार में अगर चुनाव नवंबर में है तो आज से उनकी पार्टी को पूरी तरह से पूरे गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो उनका पहला स्टेप है। पहला स्टेप तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चुनाव आयोग जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि वो तो कानून बना दिया सरकार ने। आप उसमें उसका जो चुनाव आयोग को चुनने वाले लोग हैं, उस जो कमेटी है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप तो आप बाहर कर दीजिए। दूसरा स्टेप जो है उसकी तैयारी होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट में वहाँ किसी तरह की धांधली ना हो। वहाँ बीजेपी, एनडीए सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जो वोटर लिस्ट बनाएंगी उन पर एक एक बूथ लेवल पर उनको काम करना पड़ेगा। अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं को सजग करना पड़ेगा कि वो मतदाता सूचियों का पूरी तरह से जांच करें, निगरानी करें और एक भी वोट का खेल सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वहाँ न कर पाए। तो एक तो पहला स्टेप तो ये है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी रहे, जिसमें
वोटर लिस्ट में खेल की और धांधलियों की सब संभावनाएं पूरी तरह से खत्म कर दी जाएं। इसका अभियान आज से ही शुरू हो जाना चाहिए अगर राहुल गांधी सचमुच में चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों। बिहार के निष्पक्ष नहीं होंगे इसकी तो गारंटी दी जा सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में ही लगभग 15 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां पर उस समय की सरकार ने जो दबाव बनाकर बहुत सारे नतीजे बदलवा दिए थे और महागठबंधन की सरकार केवल 10-12 सीटों की वजह से बनने से रह गई थी। वो 10-15 सीटें ही क्रूशियल थी और उनको इस तरह से धांधली करके जीता गया था, ये सब जानते हैं। तो इस बार भी इसकी तैयारी एनडीए ज़रूर कर रहा होगा। तो अव्वल तो यह कि वोटर लिस्ट सॉलिड बननी चाहिए, बिल्कुल फूल प्रूफ बनना चाहिए। इसकी गारंटी चुनाव आयोग नहीं देगा, इसकी गारंटी महागठबंधन को खुद तय करनी पड़ेगी, अपनी तैयारियों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को सजग करके मोर्चे पर लगाकर। दूसरी बात यह है कि मतदान के समय उन्हें सजग रहना पड़ेगा कि उनके मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुँचें, वोट डालें और 5-6 बजे के पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और 5-6 बजे तक अगर वोटर बहुत खड़े होते हैं लाइनों में वहाँ, तो उनकी निगरानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी उनकी पार्टी को। इसी के साथ साथ उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि जो पोलिंग एजेंट हैं वो सॉलिड हों, वो खरीदे ना जा सकें, वो डराए ना जा सकें, क्योंकि महाराष्ट्र में, हरियाणा में दोनों जगह ऐसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार ने, राज्य सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने दबाव डालकर, लालच देकर कुछ खेल किया है, जिससे जो बाद की वोटिंग होती है, तय समय के बाद की वोटिंग होती है, उसमें फर्जी मतदान कराया जा सके। तो ऐसे पोलिंग एजेंट होने चाहिए जो डिगे ना, जो अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के प्रति बहुत ही वफादार हों और एक भी मत इधर से उधर ना होने पाए। उसके बाद जो ईवीएम सील होती है उस समय भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और जो फॉर्म हैं वो अपने पास उनकी कॉपी तुरंत लेने की ज़रूरत है। और दोबारा जब मतदान के बाद मतगणना का समय आए तो उनसे मिलान करना, ईवीएम बदली नहीं गई है इसकी गारंटी तय करना, ये सुनिश्चित करना, और इस मतदान और मतगणना के बीच ईवीएम का खेल कहीं ना हो रहा हो, ईवीएम बदली ना जा रही हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक तीसरा फेज़ है। चौथा फेज़ जो है वो ये है कि मतदान के प्रतिशत में जो अप्रत्याशित बढ़ोतरी करता है चुनाव आयोग, उस पर बहुत बारीक नज़र रखनी पड़ेगी। एक जो पिछले बार के तमाम ट्रेंड हैं उनको सामने रखकर, और ख़ास तौर पर ऐसी कंस्टिट्यूंसी में जहां पर बीजेपी खेल कर सकती है, उसकी टारगेट कौन सी कंस्टिट्यूंसी हो सकती हैं जहां पर वो अपने पक्ष में फर्जी मतदान कराकर सीटें अपनी बढ़वा सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा मैंने बताया कि जिन कंस्टिट्यूंसी में 5-6 बजे के बाद आशातीत ढंग से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, उन कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी की जीत हुई है या बीजेपी के सहयोगी दल जीते हैं। तो ये सीधा सीधा कनेक्शन है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी की नज़र किन कंस्टिट्यूंसी पर है, और ये आकलन अभी से करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आखिरी बात मैंने कही, आखिरी कदम या आखिरी रणनीति का एक आखिरी हिस्सा है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछली बार महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ही एक ही कंस्टिट्यूंसी के एक पोलिंग बूथ पर वहाँ के स्थानीय लोग पुनर्मतदान करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस पोलिंग बूथ पर अधिकांश वोट एनसीपी के उम्मीदवार को जाना चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवार को गए हैं। तो ये कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने वो मतदान होने नहीं दिया, क्योंकि उससे उसकी पोल खुल जाती। उसके बाद और भी जगहों पर इस तरह की कोशिशें करने की प्रयास हुए, लेकिन वहाँ भी राज्य सरकार ने ये होने नहीं दिया। तो
इसी से साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार या बीजेपी या चुनाव आयोग की मंशा क्या है और किस तरह से वो चालबाजियां कर रही है, किस तरह से हेर फेर कर रही है चुनाव प्रक्रिया में। ये तमाम पहलू हैं, इन पर अगर राहुल गांधी जोर नहीं देंगे और ये मानकर चलेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, एक अखबार में लेख लिख देने से या ट्विटर पर कुछ पोस्ट कर देने से चुनाव आयोग पर दबाव बन जाएगा, मोदी सरकार पर दबाव बन जाएगा, बीजेपी पर दबाव बन जाएगा, तो वो बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि इस सरकार को, ये निर्लज्ज सरकार है, बेशर्म सरकार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा 11 साल का अनुभव कहता है कि मोदी सरकार तनिक भी परवाह नहीं करती है नियम कायदों की, नैतिकता की, आदर्शता की, लोकतंत्र की, संवैधानिक मानदंडों की, चुनाव प्रक्रिया की। वो हर स्तर पर उल्लंघन करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उन्हें किसी भी शर्त पर चुनाव जीतना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी खेल करना पड़े, कोई भी नियम तोड़ना पड़े, वो इसके लिए तैयार रहते हैं। बिहार चुनाव बहुत क्रूशियल है। कई लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस हार गई इसलिए शोर मचा रही, लेकिन झारखंड में वही गठबंधन जीता है तो वहाँ कोई उन्हें दोष नहीं दिख रहा है। लेकिन ये समझने की बात है कि ये सेलेक्टिव रिगिंग हो रही है, ये साइंटिफिक रिगिंग है जिसमें पकड़े न जाएं इसका गुंजाइश बना के रखी जाती है। अगर वो हर चुनाव जीतने लगेंगे तो लोगों को तुरंत ये संदेह उनका पक्का हो जाएगा कि खेल हो रहा है। लेकिन एक भ्रम बना के रखा, एक छोटा राज्य हाथ से जाने दिया, लेकिन महाराष्ट्र जैसा क्रूशियल राज्य अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि वहाँ अडानी को बहुत सारे प्रोजेक्ट देने हैं। धारावी का प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है और भी उन्हें बहुत सारे अभी आगे चलकर प्रोजेक्ट मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो वो महाराष्ट्र पर उनकी नज़र इसलिए थी और बिहार पर नज़र इसलिए है, बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि बिहार कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है। तो बिहार को इस बार जीतना जैसा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है बिहार, और फिर उसके बाद बंगाल। तो ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर धांधली की बहुत गुंजाइश दिख रही है। फिर उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल रही होगी। आपने देखा होगा कि इसका बाकायदा रिसर्च किया गया था लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की कई कंस्टिट्यूंसी में कि कैसे वहाँ फर्जी मतदाताओं का जो खेल हुआ उसकी वजह से बीजेपी कुछ कंस्टिट्यूंसी में जीतने में कामयाब रही। अगर वो ना होती तो उसके हाथ से 5-7 और सीटें निकल गई होती और उसकी मुश्किल सरकार बनाने में और बढ़ जाती। तो ये खेल हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 100% ये धांधली चल रही है। इस धांधली से राहुल गांधी या पूरा विपक्ष अगर एकजुट होकर बहुत ही उसी तरह से वैज्ञानिक ढंग से नहीं लड़ेगा तो उसके हाथ से बिहार भी निकलेगा और बंगाल भी निकल सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों पर मोदी सरकार की नज़र है। तो 5 स्टेप में से पहला स्टेप तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बाकी चारों कदम पर राहुल गांधी को अभी से पूरे विपक्ष के साथ मिलकर रणनीति बनाना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। ऐन मौके पर चुनाव के वक्त अगर ये सक्रियता दिखाए भी तो उसका लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।